बनारस से थोड़ी दूर चौबेपुर गांव में इस समय अर्जुन के चेहरे पर गुस्सा था। वो गुस्से से तमतमाते हुए अपनी मां से कह रहा था, आपको उन्हें माफ करना है तो आप शौक से कर दीजिए मां, लेकिन हम इतनी आसानी से किसी को माफ करने वालों में से नहीं है। अर्जुन की मां कुंती जी ने उसकी इस जिद पर गहरी चिंता जताते हुए कहा, यहाँ किसी को माफ करने की बात नहीं चल रही है अर्जुन। आज उस बड़ी बिजनेस मीटिंग में तुम्हें प्रियांश से बिना बात उलझने की क्या जरूरत थी? प्रियांश को उसके हाथ पर छोड़ दो, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं बेटा, हम बस चैन और सुकून से रहना चाहते हैं। अर्जुन ने बेहद तल्ख लहजे में अपनी मां से कहा, मां हम आपसे आखिरी बार कह देते हैं, आप हमारे ऑफिस के काम में बार-बार दखलंदाजी ना किया करें। इससे पहले कि अर्जुन अपनी मां को गुस्से में और कुछ कड़वी बातें कहता, उसके दादाजी विशंबर प्रसाद ने कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने अर्जुन की मां को टोकते हुए कहा, बस करो बहू, हमने तुमसे कितनी बार कहा है कि हमारे पोते पर इस तरह चिल्लाकर उसे बिल्कुल मत डांटा करो। वो जो कुछ भी कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है और सोच समझ कर रहा है। विशंबर प्रसाद की कड़क आवाज सुनते ही कुंती देवी सम्मान में तुरंत बेड से खड़ी हो गई। उन्होंने सलीके से अपने सर पर पल्ला डाला और कहने लगी, बाबूजी आपकी इसी लाड प्यार ने इसे सर पर चढ़ा रखा है। हमें तो आज तक समझ ही नहीं आया कि आप इस लड़के से क्या करवाना चाहते हैं और क्यों करवाना चाहते हैं। विशंबर प्रसाद ने अपनी घनी मूंछों पर ताप लिया और अपनी कड़कती रौबीली आवाज में कहा, बहू हमें आपसे इस संवेदनशील विषय पर और कोई फालतू बात नहीं करनी है। अर्जुन जो कुछ भी कर रहा है उसे शांति से करने दो और तुम बीच में मत आओ। कुंती देवी की आंखों में लाचारी के आंसू बह गए। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए विशंबर प्रसाद से भावुक स्वर में कहा, बाबूजी हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आप अपने पुराने प्रतिशोध का साधन हमारे बेटे को मत बनाइए। हम जानते हैं कि आप ये सब सिर्फ बदले की भावना से कर रहे हैं बाबूजी, भूल जाइए उस काली रात को और सब कुछ जो होना था वो सालों पहले हो चुका है। अब आप हमारे बेटे को इन सब दुश्मनियों और षड्यंत्रों से दूर रखिए, हमें कोई बदला नहीं चाहिए। विशंबर प्रसाद ने कहा, बस करो बहू, हम अभी इतने बूढ़े और लाचार नहीं हुए हैं कि अपनी बेइज्जती भूल जाएं, और रही बात उस बदले की तो वो बदला तो हर हाल में लिया ही जाएगा। उस शख्स ने अतीत में जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है और मासूम अर्जुन के साथ किया है उसे ये विशंबर प्रसाद मरते दम तक नहीं भूल सकता। हम उससे पाई पाई का बदला लेंगे। चौबेपुर में अर्जुन के मन में प्रियांश से बदला लेने की आग धधक रही थी। दूसरी तरफ ठाकुर विला में प्रियांश से हुई तीखी बहस के बाद नैना अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी और दुखी होकर रसोई में आ गई थी। वहां नैना डाइनिंग टेबल के लिए खाना गर्म करते हुए चुपचाप रोए जा रही थी। रसोई में खड़ी दूसरी नौकरानी सुधा ने भी बाहर हुआ वो सारा तमाशा अपने कानों से सुन लिया था। उसने हमदर्दी जताते हुए नैना से कहा, अब चुप हो जाओ नैना, रोने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें शायद पता नहीं है कि प्रियांश पापा अब बचपन जैसे सीधे नहीं रहे। ये जब भी अमेरिका से वापस आते हैं इसी तरह घमंड में सबके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। पता नहीं लोग विदेश जाकर अपनी तहजीब इतना भूल क्यों जाते हैं। अब तो बस भगवान ही मालिक है कि उन्हें आज का ये खाना पसंद आ जाए, क्योंकि आज तुम्हारी माँ ने खाना नहीं पकाया है। मुझे तो अभी से डर लग रहा है कि कहीं इस खाने में भी वो कोई बड़ी कमी ना निकाल दे। सुधा की बात सुनकर नैना का दिल किसी अनजाने डर से और ज्यादा बैठ गया। उसने आंसू पोंछते हुए सुधा से कहा, मुझे शायद आज माँ की जगह यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। इसी बीच प्रियांश हाथ मुंह धोकर और कपड़े बदलकर डाइनिंग टेबल पर आ चुका था। तब तक प्रियांश के पिता वीर सिंह भी अपने बिजनेस के काम से घर वापस आ चुके थे। प्रियांश से स्नेहपूर्वक मिलने के बाद वो भी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने का इंतजार करने लगे। डाइनिंग टेबल पर सारा खाना सलीके से लग चुका था। सुधा और नैना ने मिलकर खाना सर्व करना शुरू किया। इस दौरान प्रियांश बड़े गुस्से में घूर-घूर कर बार-बार नैना की ओर ही देख रहा था। प्रियांश ने बेमन से खाने का एक निवाला अपने मुंह में डाला और फिर बेहद गंदा समूह बनाते हुए उसे वहीं टेबल के पास थूकते हुए चिल्लाकर कहा, व्हाट इज दिस? इतना गंदा और बकवास खाना किसने बनाया? और कितना स्पाइसी और थर्ड क्लास है ये खाना। प्रियांश का पूरा रिएक्शन देखकर नैना का कलेजा कांप उठा। प्रियांश का वो बिगड़ा हुआ मुंह देखकर यशोधरा जी ने खाना खुद चखा और सहज भाव से कहा, खाना तो बिल्कुल ठीक है और स्वादिष्ट बना है प्रियांश, आखिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इस खाने में? प्रियांश ने गुस्से से तमतमाते हुए डाइनिंग चेयर को पीछे खिसकाया और खड़े होते हुए अपनी मां से कहा, मॉम अगर आपको ये थर्ड क्लास खाना अच्छा लग रहा है तो आप इसे शौक से खाइए, मेरे लिए ये बिल्कुल टेस्टलेस और घटिया है, मैं इसे कभी नहीं खा सकता। मैं इस घर से बाहर जा रहा हूं और अब रात को ही काफी लेट आऊंगा। और हां मॉम, मैं जब रात को वापस लौट कर आऊं तो ये स्टूपिड लड़की मुझे इस हवेली में दोबारा नजर नहीं आनी चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि ये घटिया खाना इसी गवार ने बनाया होगा। नैना बाहर गार्डन की तरफ जा ही रही थी कि उसकी सीधी टक्कर प्रियांश से हो गई। प्रियांश गुस्से से घुटते हुए उससे बोला, लगता है आज तुम जानबूझकर मेरे पीछे ही पड़ रही हो। अभी प्रियांश उसे जलील कर ही रहा था कि तभी बड़े मालिक वीर सिंह जी बाहर आ गए। उन्होंने नैना के भाई अनिल को देखकर कहा, अनिल आप पहले गाड़ी निकालकर नैना को घर छोड़ाएं। इससे पहले कि अनिल जवाब देता, प्रियांश ने बीच में दखल देते हुए कड़क आवाज में अपने पर्सनल ड्राइवर से कहा, गाड़ी से बाहर आओ। ड्राइवर बाहर आ गया तो प्रियांश ने अनिल को हुक्म सुनाया, आज से अनिल भैया मेरी गाड़ी ड्राइव करेंगे, मुझे जहां जहां जाना है आप हर वक्त मेरे साथ रहेंगे। अनिल ने असमंजस में बड़े मालिक की तरफ देखा। वीर सिंह ने थोड़े गुस्से से प्रियांश को टोकते हुए कहा, ये क्या बचपना है प्रियांश, वो बेचारा नैना को घर छोड़ने जा रहा है। प्रियांश ने बड़े घमंड से कहा, अनिल भैया को तो मैं बचपन से जानता हूं, मुझे अच्छे से पता है ये बहुत शानदार ड्राइव करते हैं, तो चलिए आज आप मेरे साथ चलिए। अनिल अपनी नौकरी की खातिर चुपचाप से झुकाकर प्रियांश की गाड़ी की तरफ आने लगा। उसने सहमी हुई बहन नैना को इशारे से चुपचाप चले जाने के लिए कहा। नैना पलटकर हवेली के मुख्य गेट की तरफ जाने लगी। वीर सिंह जी ने पीछे से आवाज देते हुए कहा, नैना बेटा आपको हमारा दूसरा ड्राइवर रहमान छोड़ देगा। नैना ने रुंधे गले से कहा, कोई बात नहीं अंकल, वैसे भी हमें बड़ी गाड़ियों में बैठकर घूमने की कोई आदत नहीं है। प्रियांश ने व्यंग कसते हुए वीर सिंह से कहा, ठीक है तो कह रही है डैडी, इन जैसे लोगों को वैसे भी पैदल चलने की आदत होती है। वो गाड़ी में बैठ गया और नैना अपने आंसुओं को छुपाती हुई पैदल ही ठाकुर विला के भारी गेट से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ नैना के घर में उसकी बड़ी बहन तारा को लड़के वाले देखकर जा चुके थे और उसका रिश्ता एक बार फिर नहीं हो पाया था। लेकिन तारा पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। तारा अपने कमरे में गई तभी उसके मोबाइल पर विनय नाम के लड़के का फोन आया। तारा ने उससे कहा, विनय या तो तुम जल्द से जल्द अपने माँ पिताजी को लेकर मेरे घर आ जाओ और मेरी माँ से खुलकर बात करो, या फिर मेरे पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं बचेगा। विनय ने बेबस होते हुए कहा, मैं दिन रात एक करके नौकरी ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, हमें इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद करनी होगी। विनय ने बताया, मैंने एक सरकारी विभाग में नौकरी के लिए अपने पेपर्स दिए। वहाँ के क्लर्क्स ने मुझसे साफ कहा कि वो मेरी फाइल को तभी आगे बढ़ाएंगे जब मैं उसे कुछ रिश्वत दूंगा। तारा ने चिंता से पूछा, आखिर कितना पैसा मांग रहा है वो विनय? विनय ने कहा, 1.5 लाख रुपए। 70,000 रुपए का इंतजाम तो मैंने कर लिया है, बस 80,000 रुपए की और कमी पड़ रही है। मैंने सुना है कि तुम्हारी माँ बरसों से इतने बड़े ठाकुर विला में काम करती है, वो लोग बस मुझे कुछ समय के लिए ये रकम उधार दे दें, मैं अपनी पहली सैलरी आते ही उनका पैसा लौटा दूंगा। तारा ने भावुक स्वर में कहा, मैं माँ से झूठ कह दूंगी कि मेरी खुद की नौकरी के लिए रिश्वत के पैसों की जरूरत है। माँ अपनी बेटी के भविष्य के लिए कहीं ना कहीं से मदद जरूर करेंगी। पर विनय क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि इन सबके बाद हमारे घरवाले हमारी शादी के लिए राजी हो जाएंगे? विनय ने कहा, अगर वो सीधे रास्ते से नहीं मानेंगे तो हम दोनों भाग जाएंगे तारा। एक बार इस पैसे का इंतजाम हो जाए उसके बाद मैं तुम्हें खुद बताऊंगा कि आगे हमें क्या कदम उठाना है। विनय के मुंह से भागने की बात सुनकर तारा ने सहम कर कहा, मैं अपनी माँ को धोखा देकर ऐसा काम कभी नहीं करूंगी। मेरे इस तरह घर से भाग जाने के बाद समाज में मेरी बहन और भतीजी का जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। विनय ने उसे पट्टी बढ़ाते हुए कहा, एक बार जब हमारी शादी हो जाएगी और हमारे माँ बाप मजबूरी में मान जाएंगे तो हम शान से वापस आ जाएंगे, और हाँ मैं तुम्हारी छोटी बहन की आगे की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने में भी मदद करूंगा। विनय की बातों को सुनकर तारा का भोला दिल आश्वस्त हो गया था, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस बात को लेकर डरी हुई थी कि इन 80,000 रुपए की बड़ी बात वो अपनी गरीब माँ के सामने कैसे रखेगी। इधर नैना पैदल चलते चलते बुरी तरह थक चुकी थी और उसके पैरों में छाले पड़ने लगे थे। आखिरकार जब उससे और पैदल नहीं चला गया तो उसने रास्ते से एक ऑटो किया और फिर वो अपने घर की तंग गलियों की ओर निकल गई। वो ऑटो नैना के घर की पतली गलियों के अंदर तक नहीं जा सकता था। नैना बनारस की एक बेहद पुरानी और पिछड़ी बस्ती में रहती थी, जहाँ उस घनी बस्ती के भीतर उसका वो छोटा सा कच्चा पक्का घर था जो उसके पिता ने मेहनत से बनवाया था। पतली पतली और बदबूदार गलियों से होते हुए नैना आखिरकार अपने घर पहुंच चुकी थी। उसने भारी मन से घर का पुराना लकड़ी का दरवाजा खटखटाया। उसकी भाभी अनीता ने ही दरवाजा खोला और सामने
नैना को बदहवास हालत में देखते ही उसने अपनी आदत के मुताबिक ताना मारते हुए कहा, क्या हुआ महारानी, इतनी जल्दी थक गई क्या? देख लो, हम तो रोज सुबह से शाम तक बड़े बड़े घरों में जाकर झाड़ू पोछा करते हैं, फिर भी कभी नहीं थकते, और तुम्हें आज पहली बार जरा सा काम क्या करना पड़ गया? तुम्हारे तो चेहरे पर ही 12 बज गए और शिकन पड़ गई। नैना ने अपनी भाभी की कड़वी बात सुनकर बस एक तिरछी और बेबस निगाह से उसकी तरफ देखा और उसे एक शब्द भी नहीं कहा। वो थककर अंदर आंगन में बिछी चारपाई पर आकर चुपचाप बैठ गई। नैना को इस तरह अचानक दोपहर में ही अंदर आते देख उसकी मां राधिका जी तुरंत रसोई से बाहर उसके पास आई। उन्होंने प्यार से पानी का गिलास नैना की तरफ बढ़ाते हुए उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ नैना बेटा, तुम तो आज बड़ी जल्दी घर वापस आ गई? मुझे तो लगा था कि हवेली में काम से आता है तो तुम्हें आते आते शाम हो जाएगी। और बताओ कैसा रहा सब? प्रियांश पापा से मिली तुम तो काफी सालों के बाद आज उससे मिली हो ना? वो तो बचपन की सहेली को देखकर बहुत खुश हो गया होगा। बताओ ना नैना, कैसा रहा वहाँ पर? तुम इस तरह गुमसुम और चुपचाप क्यों बैठी हो? राधिका जी नैना से प्रियांश के बारे में पूछे जा रही थी। अपनी मां के मुंह से प्रियांश की ये तारीफ और बार-बार पूछने की वजह से नैना के सब्र का बांध टूट गया और वो बुरी तरह इरिटेट हो गई। उसने गुस्से और आंसुओं से भरी नजरों से राधिका जी की तरफ देखते हुए चीख कर कहा, कौन प्रियांश मां? वो प्रियांश कोई इंसान नहीं रहा, वो हमारा पुराना प्रियांश पूरी तरह मर चुका है। वो तो अब एक डेविल बन चुका है जिसे ना तो किसी से बात करने की तमीज है और ना ही बड़े बड़ों की इज्जत करनी आती है। आपको पता भी है कि आज उसने हवेली में मेरे साथ कितनी घटिया बदतमीजी की है। मुझे नफरत है उस प्रियांश से। नैना का गुस्सा और आंखों में आंसू देखकर